नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। नरेंद्र मोदी सरकार की आक्रामक विदेश नीति से चीन इस कदर परेशान हो गया है, बौखला गया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे रिएक्ट करें। कभी वो भारत पर गुस्सा करके अपनी खींच निकालता है, तो कभी ये कहता है कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, पार्टनर हैं। जी, चीन और भारत का दोस्त, समझ लीजिए। वह देश जिसने नेहरू की ढुलमुल विदेश नीति का फायदा उठाकर 1962 में भारत की पीठ में छुरा भोंका, भारत की लगभग 38,000 किलोमीटर जमीन हथिया ली, उसके मुंह से दोस्त और पार्टनर जैसे शब्द सुनकर आप क्या कहेंगे? यह और कुछ नहीं बल्कि एक शातिर देश का दोहरा चरित्र ही है, जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे तो चीन भारत को दक्षिण एशिया में घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। भारत के पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ उकसाने, भड़काने का निरंतर प्रयास कर रहा होता है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से लेकर श्रीलंका और मालदीव तक चीन हर जगह भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है। लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिलती है तो भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है, अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर देता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र समझे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक एडिटोरियल पब्लिश किया है, संपादकीय लिखा है, जिसे पढ़कर आपको चीन की बौखलाहट और हताशा दोनों देखने को मिलेगी। इस एडिटोरियल में चीन ने भारत के ऊपर दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ दादागिरी का आरोप लगाया है। ये भी कहा है कि भारत का रवैया चीन के प्रति होस्टाइल है, यानी शत्रुतापूर्ण है, कन्फ्रंटेशनल है, यानी टकरावपूर्ण है। वैसे इतना सारा जहर उगलने के बाद ये एडिटोरियल बाद में कहता है कि भारत और चीन को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए, दुश्मन नहीं, कॉम्पिटिटर नहीं। अब आप समझ लीजिए इनकी क्या भाषा है और इनकी क्या मंशा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ भी छपता है वो एक तरह से वहाँ की शी जिनपिंग सरकार के इशारे पर ही पब्लिश होता है। ग्लोबल टाइम्स चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है और शी जिनपिंग उस पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। चीन में कोई स्वतंत्र आज़ाद मीडिया तो है नहीं। वहाँ जो कुछ भी छपता है, खासकर विदेश और रक्षा नीति से संबंधित जो कुछ भी छपता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के प्रॉपर क्लियरेंस के बाद ही छपता है। अब ये जो एडिटोरियल छपा है, जिसमें शी जिनपिंग सरकार और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की भारत को लेकर जो डर, निराशा, हताशा और बौखलाहट साफ दिख रहा है, उसमें वास्तव में क्या लिखा है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। इस एडिटोरियल का टाइटल है इज इंडिया स्केयर्ड ऑफ चाइना, हियर इज आवर पर्सपेक्टिव। ये एक एडिटोरियल है। सबसे पहले तो इस आर्टिकल में भारत और अमेरिका के ऊपर चीन और नेपाल के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है और फिर भारत और अमेरिका दोनों के खिलाफ जहर उगला गया है। आर्टिकल लिखता है, और मैं कोट करता हूं, अमेरिका जो खुद को दुनिया का महानायक मानता है, वैश्विक स्तर पर प्रभाव के लिए चीन से प्रतिस्पर्धा करता है। भारत जो खुद को दक्षिण एशिया के महानायक के रूप में देखता है, दक्षिण एशिया को एक निषिद्ध क्षेत्र के रूप में देखता है और हर पहलू में चीन के खिलाफ किलेबंदी करता है। अपने स्वघोषित आधिपत्य को बनाए रखने के लिए वाशिंगटन और नई दिल्ली द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और साधन चीन और छोटे देशों के बीच कलह पैदा करने, उन्हें मजबूर करने और प्रेरित करने और चीन के साथ उनके पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों में अंतराल और बाधाएं पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में जो शब्द यूज किया वो हिजमन शब्द यूज किया है, महानायक, जिसका हिंदी रूपांतरण अभी आपने देखा। हिजमन मतलब दादागिरी, आप कह लीजिए, अपने आप को दादा समझना, महानायक समझना। तो आप सोचिए कि ये किस तरह का डबल स्पीक है। हकीकत ये है कि ये चीन है जो हमेशा भारत और दक्षिण एशिया के छोटे देशों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश करता रहता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो या मालदीव हो। आप सबको मालूम है कि इस वक्त भारत और मालदीव के रिश्तों के बीच जो खटास आई है, उसकी मुख्य वजह चीन ही है। चीन के इशारों पर ही मोहम्मद मुइज्जू ने वहाँ राष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया आउट का नारा दिया। उसी नारे पर चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के प्रति एक शत्रुता वाला रवैया अपना लिया।
जब मुइज्जो मालदीव की राजधानी माले के मेयर थे तो उन्होंने बहुत सारी चीनी कंपनियों के साथ बहुत क्लोजली काम किया और तब से ही चीन के पिछलग्गू बने हुए हैं। भारत के साथ पारंपरिक प्रगाढ़ रिश्तों को नज़रअंदाज कर भारत विरोध की पॉलिसी अपना ली। भारत से पहले चीन का दौरा किया, जबकि अब तक परंपरा यह थी कि कोई भी नया राष्ट्रपति पहले भारत का दौरा करता था। इतना ही नहीं, चीन के दबाव में मालदीव ने उसके एक जासूसी जहाज को अपने तट पर रुकने का परमिशन दे दिया है, जो पता नहीं वहाँ पे क्या क्या सर्वे करेगा, जबकि वो भारत को अपने मिलिट्री पर्सनल को वहाँ से बुलाने को कह रहा है, जो कि वहाँ पे सिर्फ कुछ विमानों की देखरेख के लिए हैं। वे न तो वहाँ कोई जासूसी कर रहे हैं और न ही वो कोई लड़ाके हैं। लेकिन मालदीव भारत को कह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी इनको वापस बुलाओ, और चीन के जासूसी जहाज को उसने वहाँ पे खड़ा करवा दिया है। तो सच्चाई ये है कि ये चीन है जो भारत और मालदीव जैसे छोटे देशों के बीच कलह पैदा कर रहा है, लेकिन आरोप भारत पर लगा रहा है। इसके बाद इस आर्टिकल में आरोप लगाया गया है कि भारत अपने पड़ोसियों के ऊपर चीन और भारत के बीच चुनने का दबाव डालता है। इतना ही नहीं, इस आर्टिकल में आगे आरोप लगाया गया है कि कैसे भारत ने कबूतरों को चीन का जासूस मान लिया, और इससे ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि कैसे भारत का रवैया चीन के प्रति शक करने वाला है। आर्टिकल लिखता है, और मैं कोट करता हूँ, एक कबूतर के पैर छल्लों से बंधे हुए पाए गए जिन पर चीनी अक्षरों जैसे शब्द लिखे हुए थे। भारतीय पुलिस को उस पर चीन के लिए जासूसी करने का संदेह था। कबूतर को 8 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया, जब तक यह पता नहीं चला कि यह वास्तव में चीन के ताइवान क्षेत्र का एक रेसिंग पक्षी था। यह घटना चीन के प्रति भारत के अत्यधिक संदेहपूर्ण और विद्वेषपूर्ण रवैये को दर्शाती है। तो यह आर्टिकल कहता है कि यह विद्वेषपूर्ण रवैया है। आर्टिकल आगे कहता है, और मैं कोट करता हूं, यह चीनी जासूस कबूतर घटना वास्तव में बहुत दुर्लभ है। रेयर शब्द का इस्तेमाल किया है। यह नाटकीय घटना कोई संयोग नहीं है और कुछ हद तक नई दिल्ली के रणनीतिक फोकस में बदलाव और कुछ भारतीयों की चीन के प्रति गहरी सतर्कता के साथ साथ कुछ हद तक शत्रुता को भी दर्शाती है। जी, चीन का कहना है कि भारत का ये कदम चीन के प्रति उसकी शत्रुता को दिखाता है। सवाल यह है कि क्या भारत को ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? जवाब है, बिल्कुल लेना चाहिए, खासकर जब हमें यह मालूम है कि छल करना चीन के डीएनए में शामिल है। चीन ने 1962 में भारत के साथ एक चालबाजी की, छल किया, भारत की ज़मीन हड़प ली, और ऐसी ही कोशिश उसने फिर 2020 में की। ये अलग बात है कि भारत ने इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिकों को मार भगाया। भारत के 20 जवान शहीद हुए तो चीन के भी लगभग 45 जवान मारे गए, अगर विदेशी मीडिया रिपोर्ट की माने तो। चीन ने तो वैसे सिर्फ 4 सैनिकों की मौत को स्वीकार किया, लेकिन अगर वो भी मान लें तो वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार उसने ये माना कि उसके सैनिक किसी युद्ध जैसी स्थिति में मारे गए हैं। और क्या ये सच नहीं है जब चीन कहता है कि हमें तुम जासूस समझते हो, हमारे ऊपर जासूसी का आरोप लगाते हो? तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये सच नहीं है कि चीन के ऊपर जासूसी के लिए इस तरह की हरकतों का आरोप पहले भी लगता रहा है? आपको याद होगा कि कैसे 2023 में अमेरिकी हवाई क्षेत्र में चीनी गुब्बारे देखे जाने से दोनों देशों के बीच राजनीतिक हंगामा मच गया था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि वो चीनी गुब्बारे थे जो जासूसी के लिए वहां भेजे गए थे, और मामले ने इतना तुल पकड़ लिया था कि एंटनी ब्लिंकन की उस वक्त होने वाली बीजिंग यात्रा को रद्द करना पड़ गया था। इस गुब्बारे को मार गिराने के लिए यूएस एयरफोर्स ने कई लड़ाकू विमान, ईंधन भरने वाले विमान और एक F-22 रैप्टर फाइटर जेट इस्तेमाल किया था। वैसे अमेरिकी सरकार ने कभी यह नहीं बताया कि चीनी गुब्बारे द्वारा किन साइटों का सर्वे किया गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसने नेब्रास्का में ऑफ एयर फोर्स बेस पर उड़ान भरी थी, जो परमाणु बलों का प्रभारी रहा है। ताइवान में राष्ट्रपति के चुनाव से पहले भी चीन के ऊपर इसी तरह के आरोप लगे थे। तो चीन ये नहीं कह सकता कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता या ऐसी हरकत वो नहीं करता है। ऐसी हरकतों के लिए तो वो सारी दुनिया में बदनाम है। तो फिर शिकायत किस बात की? भारत को पूरा अधिकार है कि चीन के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसी घटनाओं को वो शक की नज़र से देखे, और देखना भी चाहिए। कॉमन सेंस भी यही कहता है। आर्टिकल आगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के
30 जनवरी को दिए गए एक बयान का जिक्र करता है जिसमें डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि भारत को चीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के पास चीन से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता और आत्मविश्वास है और वह कई पहलुओं में बहुत ही लाभप्रद स्थिति में है, एडवांटेजेस पोजीशन में है। लगता है चीन को डॉक्टर जयशंकर की ये बात चुभ गई है। तल्ख तेवर में आर्टिकल पूछता है, भारत किस बात से चीन से डरता है? क्या जयशंकर की टिप्पणी भारत को प्रोत्साहित करने के लिए है? क्या यह प्रोत्साहन चीन भारत संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है? तो आप ये समझिए कि डॉक्टर जयशंकर का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। अपनी बौखलाहट छिपाते हुए आर्टिकल कहता है कि भारत और चीन को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि मित्र होना चाहिए। आर्टिकल लिखता है, और मैं कोट करता हूं, हम यह भी कहना चाहते हैं कि भारत को चीन से डरना नहीं चाहिए। लेकिन इस बयान के पीछे का अर्थ जयशंकर के बयान से मौलिक रूप से अलग है। भारत को चीन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बजाय चीन और भारत भागीदार भी हो सकते हैं और होना भी चाहिए, प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन नहीं। मतलब आप हमारी जमीन हड़पने की कोशिश करो, मालदीव जैसे छोटे लेकिन हमारे मित्र देशों को हमारे खिलाफ भड़काते रहो और फिर भी हम आपको मित्र समझते रहें। ये कौन सा लॉजिक है भाई? अभी फॉरेन पॉलिसी जो एक बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल छपा है जो बताता है कि कैसे चीन भूटान की ज़मीन धीरे धीरे हड़पता जा रहा है। भूटान इतना छोटा देश है, लगभग 8 लाख की आबादी है। उसकी बेबसी का पूरा फ़ायदा चीन उठा रहा है। जो सलामी स्लाइसिंग की जो उसकी पॉलिसी है, उसके तहत वो धीरे धीरे अपने पड़ोसियों की ज़मीन हड़पने की नीति पे आगे बढ़ रहा है। तो भारत के ऊपर चीन दादागिरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन सच ये है कि इस पूरे क्षेत्र में दादागिरी तो वही कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है। असल बात यह है कि मोदी सरकार की आक्रामक विदेश नीति से चीन और उसके राष्ट्रपति तानाशाह शी जिनपिंग घबरा गए हैं। भारत को दबाने की हर संभव कोशिश चीन कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर की जोड़ी उनके हर चाल को विफल कर रहे हैं। और इसी बौखलाहट में चीन भारत के ऊपर हर तरह के अनर्गल आरोप लगा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।